नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे एनडीए में चिराग पासवान को लेकर चल रहे ऊहापोह की स्थिति की। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद से चिराग पासवान को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस फार्मूले से नीतीश कुमार जो पहले दुश्मन थे वो तो फिर दोस्त हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान जो दोस्त पहले भी थे उनकी अब अनदेखी हो रही है। उन्हें दुश्मन कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी या नाइंसाफी होगी। अपने आप को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग एनडीए में रहना तो चाहते हैं, लेकिन रहने की जो शर्त उन्होंने तय की है उसे लेकर पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार पेंच फंसाकर विदेश की यात्रा पे हैं और चिराग पासवान बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लालू यादव की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर मिल चुका है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी तरफ से इस ऑफर पे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक दिन पहले चिराग पासवान ने अमित शाह जी और नित्यानंद राय जी से मुलाकात की है। क्या बातें हुई दोनों के बीच में अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। विवाद केवल 2019 की तरह 6 सीटों का ही नहीं है, बल्कि रामविलास पासवान की विरासत वाली पुश्तैनी सीट हाजीपुर को लेकर भी फंसा हुआ है, जहां वर्तमान में चिराग पासवान के चाचा और एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस सांसद हैं और एनडीए का हिस्सा है। 2021 में पार्टी में फूट के बाद पशुपति पारस ने सभी 5 सांसदों को अपने पाले में कर पार्टी पर अधिकार कर लिया था। चिराग पासवान के पास अपने एलजेपी रामविलास के इकलौते अपने सांसद हैं, केवल उनके अलावा उनकी पार्टी में कोई दूसरा सांसद नहीं है। तकनीकी रूप से एलजेपी भले ही पशुपति पारस का कब्जा हो एलजेपी पर और उनके 5 सांसद भी भले ही उनके साथ हो गए हों, लेकिन रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत भाई पशुपति पारस को मिलेगी या बेटे चिराग पासवान को, यह अभी तय होना बाकी है। बीजेपी के लिए ऊहापोह की स्थिति भी इसी कारण है। राजनीति में विनिबिलिटी देखी जाती है, यानी जीतने की संभावना किसकी है। उस हिसाब से 2020 के विधानसभा में करीब 6% वोट हासिल करने वाली चिराग पासवान की एलजेपी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह मत प्रतिशत पार्टी के टूट के पहले की है। पार्टी के टूट के बाद ये वोट प्रतिशत इतना ही रहता है, इससे कम होता है या इसमें बढ़ोतरी होती है। इसी के आधार पर चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य एनडीए में तय होना है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसे मापने का कोई पैमाना बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए सब कुछ आकलन के आधार पर हो रहा है और इस आकलन में नीतीश कुमार का प्रभाव इसलिए है क्योंकि उनका राजनीतिक वजन सबके सामने है और एनडीए के जितने भी घटक दल है उसमें सबसे ज्यादा है। वो बार्गेन करने की हैसियत में है और चिराग से अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए बीजेपी को प्रभावित करने की स्थिति में भी है। इसलिए पेच जो है वो फंसा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार एनडीए में चिराग पासवान को मिल पाएगी सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक सीट। क्या सम्मान और सीट नहीं मिलने की स्थिति में चिराग पासवान थाम लेंगे महागठबंधन का हाथ या ठोकेंगे अकेले ताल। बिहार एनडीए में कौन है जो बुझा देना चाहता है एलजेपी रामविलास पासवान का चिराग। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। बिहार एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद गठबंधन का पेच एक बार फिर फंस गया है। यह पेच वैसा ही है जैसा 2020 में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच फंसा था। चिराग को कम से कम सीट पर सीमित करने की नीतीश कुमार की जिद ने चिराग को एनडीए से बाहर जाने को मजबूर किया था। चिराग को 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही 1 सीट हासिल हुई हो, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कम से कम 35 सीटों का नुकसान किया था और नीतीश की जदयू अपने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 43 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। समय बदला, गठबंधन बदला, नीतीश एनडीए से दूर और फिर एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन चिराग पासवान और लोजपा से उनकी दुश्मनी कम नहीं हुई। पहले लोजपा को तोड़ा और अब बीजेपी को हाजीपुर सीट पर पेच फंसा विदेश यात्रा पर निकल गए हैं।
चिराग पासवान, जो मोदी जी को हनुमान बताकर अपना परिचय देते हैं, वो एनडीए में रहना तो चाहते हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। लेकिन बिहार की जातीय राजनीति का समीकरण बताती है कि नीतीश का उदय चिराग के अस्त होने से ही है। अब बीजेपी को तय करना है कि नीतीश को साथ रख वह एनडीए में चिराग को रोशन रखती है, या नीतीश को खुश करने के लिए चिराग को बुझाने के उनके प्रयास में साथ देती है। सुदर्शन न्यूज डेस्क, दिल्ली। तो चिराग को लेकर के बिहार एनडीए में पेंच फंसा हुआ है। पेंच में पेचीदगियां क्या है स्थिति, क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे तो किन की शर्तों पे रहेंगे? बीजेपी की शर्तों पे रहेंगे, अपनी शर्तों पे रहेंगे, या नीतीश कुमार की शर्तों पे रहेंगे? करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पांचों मेहमान करेंगे चर्चा की शुरुआत। और हमारे साथ मेहमानों से मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, और मनोज लाल दास जेडीयू के प्रवक्ता है। मनीष शंकर पांडे जी हैं, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान जी की तरफ से। इसके अलावा सैफ अली जी हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता है, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बिहार से ही आने वाले अविनाश सिंह हैं, जो कि बिहार की मिट्टी के हैं और बिहार की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। उनसे हम करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं चाहूँगा मणिशंकर पांडे जी से की जाए। मणिशंकर जी, क्या लग रहा है, चिराग पासवान जी एनडीए में रहेंगे? क्योंकि उनके पास ऑफर भी है, महागठबंधन का भी ऑफर है, और जो पेच फंसा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर के और टोटल सीट को लेकर के, रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अंधेरा नजर आ रहा है। हाथ में चिराग है लेकिन रोशनी नहीं दिख रही है। किसी तरह का अंधेरा नहीं है। आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन में जाने के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनकी जो चिंताएं थी या जो उनके कंसर्न थे, उसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बाकायदे डिस्कस करके तब उस गठबंधन में गए थे। और जो चीजें जो हमारे सामने समस्याएं थी कि हम 2014 में जो सीटें पाए थे, 2014 में हम 7 सीट पर चुनाव लड़े थे, 6 जीते थे, 1 हारे थे। और 2019 में हम 6 सीट पर चुनाव लड़े थे, 6 जीते थे और 1 राज्यसभा पाए थे। तो ये सारी बातों का मैं समझता हूं कि एनडीए में जाने के समय ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बाकायदे बातचीत करके क्लियरेंस करके तब वो गए थे, और कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं थी। और ये भी उस समय कहा गया था कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो गलती 2020 में हुई थी विधानसभा के चुनाव में, वो गलती अब नहीं हो सकती है। तो हम समझते हैं कि जो हमारी बातें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमारी पार्टी की तरफ से बातें हुई हैं, उसको एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको पूरा करेंगे। और उस समय जो है माननीय नीतीश जी नहीं थे, नीतीश जी आए हैं, तो हम लोगों को कोई उससे घबराहट भी नहीं है और कोई किसी तरह का कोई वाद विवाद भी नहीं है। हम समझते हैं कि वो अपनी सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों पर ये तालमेल करेगी, और हम मिल करके प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। आज भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, भारत एक नई विकास की जो वो लागना चाहता है, हम उसमें सहयोगी बनने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उसमें सम्मिलित हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं रहेगी, और जो हमारी शर्तें थी उसको उन लोगों ने, हमारी जो मांग थी, जो हमारी बात थी, जो हमारी चिंता थी, वो एनडीए गठबंधन में जाने के पहले ही हम लोगों ने उस बात को डिस्कस करके पूरा क्लियर कर लिया था। इसलिए हमको तो नहीं लगता कि किसी तरह के कोई इस तरह की असुविधाएं आएंगी और किसी तरह कोई चीज आएगा जिससे कि कोई हमको कमजोर कर सके। नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या आपको लगता है कि जो एलजेपी है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है एनडीए में नीतीश जी के कारण? देखिए, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी को बिहार में नजरअंदाज करना कठिन है, उचित नहीं होगा। और उनको अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो हम इतना जरूर कहेंगे कि पिछले बार चिराग जी ने ये बताया कि जो वोट है, जो सपोर्ट है, समर्थन है बिहार में, वो चिराग जी के साथ है।
कहीं वहम और भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। वोट का जो परिवर्तन करा सकते हैं वो सिर्फ चिराग करा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं करा सकता है। और बिल्कुल, यानी भारतीय जो जनता पार्टी राजनीतिक को इस बात ताकत का है, जो भारतीय वोट जनता बैंक पार्टी की को ताकत है जी, जो वोट भारतीय जनता पार्टी को यह आभास भी है कि चिराग पासवान ही वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं। जो 6% वोट की बार बार बात कही जाती है, उस समय 6% चिराग को मिला था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में चिराग ने बिहार में जो काम किया है, रात दिन बिहार में जा करके रहे हैं। आज 10% बिहार में चिराग पासवान वोट किसी को दिला सकते हैं, तो उनकी मजबूती निरंतर बढ़ी है, उनकी मजबूती बिल्कुल। कम लेकिन नहीं हुई है। ये बात आप नीतीश कुमार को समझा नहीं पाए। नीतीश कुमार से जो आपकी पार्टी की जो नेता, उनका जो बैर है, मैं दुश्मनी नहीं कहूंगा, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं होता। मनोज लाल दास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आप एनडीए में वापसी आ गए, बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिला, लेकिन चिराग से क्या दुश्मनी है? चिराग को क्यों नहीं नीतीश कुमार अपना रहे हैं? मनोज जी, क्या आपको आवाज आ रही है? मनोज जी को आवाज आ रही है क्या मेरी? अगर नहीं आ रही है तो मैं एक बार अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी, बीजेपी के लिए क्या स्थिति है? अपने दोनों पार्टनर, जो दो क्या और भी 4-5 पार्टनर हैं वहां पे आपके, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो दूरियां हैं, उस दूरी को पाटना जो है बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गई है। क्या आपको लगता है कि इस चुनौती को निपट लेगी बीजेपी, या 2020 में जो हुआ था उसी तरीके का कुछ 2024 में भी दिखेगा? देखिए मुकेश जी, पहले आपको यह समझना पड़ेगा 2020 लोकसभा का चुनाव नहीं था, विधानसभा का चुनाव था। बिल्कुल, अभी लोकसभा का चुनाव, पहली बात ये। दूसरी बात, जिन मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी ओर से बातें स्पष्ट कर दी। स्पष्ट क्या कर दी कि उन्होंने कहा कि हमारा जो ध्येय है, सीट बंटवारा सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि देश को कैसे सर्वोच्च बनाया जाए, प्रधानमंत्री के हाथ को कैसे मजबूत किया जाए। और हम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, हम 6 हैं बिहार में, और 6 का जो प्राथमिक है वो है कि बिहार की 40 सीटें जीतकर हम प्रधानमंत्री की झोली में डालें, हम एनडीए की झोली में डालें। ये हमारी प्राथमिकता है सभी पार्टियों की। अब रही बंटवारे की, तो देखिए मुकेश जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लोजपा जब पिछले बार थी तो उस समय पारस जी और ये लोग एक साथ थे, और किन्हीं कारणों से इन लोग आपस में अलग हुए हैं, तो एक स्थिति नया पैदा निश्चित हुई है। दूसरी जो नई स्थिति पैदा हुई है कि जब नीतीश जी हमारे साथ आ गए, लेकिन हमारे साथ आ गए 6 दल बने, तो ये तो हम सब कुछ सोच कर ही एक साथ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ हो गया। इन लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव के सामने रखकर सोचकर सारी बातें की गई है। ये प्री प्लान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रही सीटों के बंटवारे का, तो सीटों के बंटवारे का बिल्कुल 11 तारीख तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसकी लिस्ट की घोषणा संभवतः केंद्रीय नेतृत्व 11 तक कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया मुकेश जी, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, देखिए हर पार्टी को होता है हमारे जो अच्छे सीट है जहां से हमारी निकल सके उसकी दावेदारी रहती है। अगर 2 लड़ना है तो 4 पे दावेदारी रहती है, 10 है तो 12 पे रहती है। हर पार्टी की इच्छा रहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पे लड़े। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसी के लिए तो बैठ के होती है, उसी के लिए तो आपस में तालमेल होता है, और वही तालमेल पार्टी को एक ऊंचाई को, गठबंधन को ऊंचाई पर ले जाता है, और हम सहज है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चलिए मनोज लाल जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, मनोज जी आवाज मिल रही है? हाँ, अब क्या आ रही है मनोज जी? आवाज जा रही है? हाँ जा रही है। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या नीतीश कुमार जी ने जानबूझ करके पेच फंसाया है, और पेच फंसा करके खुद तो निकल गए विदेश घूमने के लिए, और यहाँ पर चिराग पासवान जी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? अब मुकेश जी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मुकेश जी, आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं, नीतीश कुमार जी कोई प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं। हाँ। अगर उनके मन में कोई इस तरह की बात रहती चिराग जी के प्रति, तो जिस समय हम एनडीए में वापस हो रहे थे उसी समय ये शर्त रखते हम
कि चिराग जी को नहीं लेना है, चिराग जी से नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं। चिराग जी बिहार के एक उभरते राजनेता हैं। और देखिए मुकेश जी, राजनीति में जब आप चलिएगा तो कभी न कभी किसी के साथ कोई न कोई बातचीत होते रहता है, जो उस समय वो समाप्त हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी को इनके प्रति किसी तरह का कोई नहीं है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये दो गुट में है, ये एक गुट हो जाए और मिलजुल कर चुनाव सभी का। चलिए, यही तो पेंच है, यही पेंच आपने फंसा दिया कि एक हो जाए। अब ये एक होना नहीं है और ये सीट का बंटवारा में पेंच फंसा रहेगा। भाई यही इसीलिए मैंने कहा कि पेंच जो है जेडीयू फंसा रही है। आप कह रहे हैं कि एक हो जाए। अगर एक नहीं, अगर मुकेश जी, हाँ, नहीं, हमारी इच्छा है, हाँ, अगर मुकेश जी नहीं होंगे तो बीजेपी नेतृत्व जो है इन लोगों के साथ बैठकर इनके जो हैं उसको वो पूरा कर लेंगे। पिछले साल जब हम 2019 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे मुकेश जी, तो मात्र हम लोग 3 आदमी थे, इधर 2 आदमी और बढ़ गए हैं। तो ये उसमें 1 आदमी और हो गए, 3 आदमी और हैं। तो जब सारे लोग बैठेंगे तो, और इसमें हम तो अपनी सीट की ही ना बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से हम अपनी सीट के ही बात करेंगे। दूसरे सीट नहीं भाई ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात कर रहे हैं, रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीयू केवल अपनी बात रखेगी, उनको चिराग पासवान जी के साथ बीजेपी क्या करती है नहीं करती है उसमें आपका कोई दखल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। हम सब कोई पूछेंगे तब ना, क्यों पूछेंगे? ठीक है, चलिए। हमको जो सीट मिलेगा, हाँ, इसके लिए चिराग जी से क्यों पूछेगी बीजेपी? हमारा सीट अलग है, उनके पार्टी के नेताओं का सीट अलग है, सभी लोगों का सीट अलग अलग है। ठीक है, आप सब लोगों की बात सुनकर के सहब साहब जो है काफी मुस्कुरा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जल्दी से तो ये झंझट खत्म हो, ताकि क्योंकि इन्होंने तो ऑफर दे करके रखा है सहब साहब, आपने तो ऑफर दे करके रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो ऑफर आपने दिया है चिराग जी स्वीकार करेंगे, ये गठबंधन टूटेगा, एनडीए से बाहर चले जाएंगे 2020 की तरह, या अकेले लड़ेंगे? क्या आप लोगों के मन में क्या आकलन है? मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच, अगर कोई बिछड़ा हुआ साथी जिनके साथ अलायंस में कई बार लोकसभा विधानसभा चुनाव एलजेपी बनाने के बाद भी लड़े और जनता दल में भी थे, तो हमारे साथ बड़े लंबे टाइम तक इनके पिताजी थे और लालू जी से एलजेपी बनाने के बाद भी उनकी अलायंस कई बार वो लोकसभा विधानसभा में हुआ है। राज्यसभा में भी आपने रामविलास जी को राज्यसभा में भी भेजा था, आरजेडी ने सपोर्ट करके। हाँ, हमने भेजा था और उनको लोकसभा में भी उनकी 6-7 सीटें, हमने 2004 के चुनाव में 6 सीटें वो जीते थे लोकसभा की, बिल्कुल, जिनमें, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गठबंधन अभी इंडिया गठबंधन बिहार और यूपी के अंदर धीरे धीरे अपना एक विशाल रूप लेता जा रहा है। अगर उस विशाल रूप लेने में अगर चिराग पासवान जी आते हैं तो उनका भी स्वागत है, ये हमारा आकार और बड़ा होगा। हमने ऐसा कोई ऑफर देके नहीं रखा, हमारे किसी स्पोक्समैन या किसी बड़े लीडर ने अभी तक ऐसी बात नहीं की। हाँ, छोटे स्तर पे लोग वेलकम करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से अटैच है। मैं भी कहीं ना कहीं रामविलास जी से व्यक्तिगत रूप से अटैच था, तो मैं भी चाहता हूं उनका परिवार, अगर जिस परिवार को, जिस पार्टी को तोड़ा गया, जिस रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अपमान किया गया, वो फेंका गया सड़क के ऊपर, उनका बंगला 12 नंबर जनपद खाली कराया गया, फिर उनकी पार्टी को तोड़ा गया, बुरी तरह से उनको डैमेज किया गया और फिर उनकी चाचा को उनके विरोध में लाके उनको मंत्री बनाया बीजेपी ने। तो अगर पांडे जी कह रहे हैं भाजपा को हम उठाएंगे, तो उठाइए भाजपा को, लेकिन भाजपा देश को नहीं उठा रही। भाजपा कहीं ना कहीं 52 लाख करोड़ था 2014 में इस देश के ऊपर कर्जा, वो 173 लाख करोड़ पहुंच गया। बैंकों का राइट ऑफ 25 लाख करोड़ 10 सालों में हो गया और मनमोहन सिंह के काल में। ठीक है साहब, आज हम समीकरण पे, आज हम केवल बिहार के समीकरण पे बात कर रहे हैं। अब इस पे बात कर रहे हैं। अविनाश जी को मैं सबसे लास्ट में इसलिए लिया हूं कि ये सारे जो लोग हैं जो इसमें कंपोनेंट हो सकते हैं, उन सबको सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि अविनाश जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या आपको लगता है कि चिराग एनडीए में जलता रहेगा या जो बुझाने का प्रयास किया जा रहा है वो लोग सफल होंगे? सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए मुकेश जी, 2 बातें बोलूंगा। एक तो जो अपने आप को हनुमान कहते हैं,
तो बिल्कुल हनुमान के रूप में ही नजर आएंगे, पहले भी नजर आए हैं, इस बार भी नजर आएंगे। हनुमान जी को जितना काम दिया गया था उतना ही करके आए थे। लंका जाइए, समझ लीजिए कि क्या उसकी रावण की औकात है, सीता जी से मिलकर व्यवस्था देख करके वापस आ जाइए। सीता जी को पीठ पे बिठा के वापस लाने के लिए नहीं बोला था। बिल्कुल। तो चिराग जी इस मुगालते में नहीं रहे कि अगर वो इनके हनुमान है तो वही सरकार बना रहे हैं, वही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज की डेट में एनडीए के हर पार्टनर, चाहे वो जेडीयू बैठी हो, चाहे कोई भी बैठी हो महाराष्ट्र में, उनको ये पता है कि अपने नेता के साइज का दुगुना फोटो लगा के मोदी जी का ही वोट लेने वाले हैं। इसलिए जो अमित शाह से बात कर रहा है, अमित शाह 2014, अमित शाह 2018 और अमित शाह 2024, ये तीनों में फर्क है। तो कोई भी पॉलिटिकल आदमी जब अमित शाह से बात करने जाए अपनी सीट को लेकर के, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो किस व्यक्ति से बात करने जा रहा है। हनुमान की हैसियत से जा रहा है तो हनुमान की हैसियत से बात करेगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, जहां तक पेच का सवाल है, आज पाली के विजिट के बाद जहां तक मुझे आकलन है, ये बहुत कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जो मेन पेज है मुकेश जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सीट शेयरिंग का पेज नहीं है, वो नंबर का भी पेज नहीं, शायद एक आध दो होगा, वो निकल आएगा। बट असली पेज है दो जगह। क्या चिराग पासवान हाजीपुर लड़ेंगे? तो जवाब है हाँ, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। या दूसरा सवाल है, क्या नवादा का सीट बीजेपी को मिल रहा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अब बीजेपी को नवादा की सीट मिल गई, पक्का हो गया। पेज फंसा हुआ है हाजीपुर पे। तो जो मुझे आज शाम तक जो समझ में आ रहा है, जो बात निकल के आ रही है, जो आखिरी दांव खेला गया है, उसमें यह है कि हाजीपुर से चचा लड़ेंगे पारस जी, जमुई से लड़ेंगे, समस्तीपुर से लड़ेंगे चिराग, और जमुई से लड़ेंगे प्रिंस। तो ये सीट की अदला बदली प्रिंस में और इनमें हो सकता है, पर इस बात पे ही पूरा मामला अटका हुआ है कि हाजीपुर कौन लड़ेगा और नवादा सीट बीजेपी को मिल रहा है कि नहीं। बीजेपी को मिल चुका नवादा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अमित शाह से डायरेक्ट आपकी बात हुई हो। तो हम लोगों के पास तो इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अमित शाह से और नित्यानंद राय जी से अभी चिराग पासवान की एक दिन पहले जो है बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत क्या हुई है ये कोई मुझे नहीं पता। मैं सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है गठबंधन पता तो खैर अमित शाह के बाएं उंगली को भी नहीं होगा जब वो बात कर रहे होंगे। मेरी क्या ख्याल है, पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने की वजह से, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने की वजह से, और आप जैसे लोग जो विभिन्न पत्रकार है, प्रेस लेके लिए रहने की वजह से चीजें छन के आती है, पार्टी एक्टिविस्ट की तौर पे छन के आती है। तो जहां तक मेरी आज शाम की खबर है उतनी तक मैं आपको दे पा रहा हूं। पर ये सोच लेना कि चिराग कहीं मनोज जी को आवाज नहीं आ रही, जरा मनोज जी को अब आवाज जरा ओके करें जी, बोलिए। अंदर का मौसम वैज्ञानिक ये नहीं बोलता कि वो एनडीए छोड़ दे। ठीक है, बिल्कुल सर। मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी, क्या सीटों का बंटवारा हुआ है? कितनी सीटें किनको जाएगी? मान लीजिए इनको बीजेपी और जेडीयू में तो बंटवारा हो चुका है ना। अच्छा, जेडीयू को शायद एक सीट छोड़नी पड़े, तो 15 अरविंद जी की जी अरविंद, मुझे लग रहा है कि अरविंद जी को आवाज नहीं मिली। अरविंद जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना जी? अब आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि अभी 2-2.5 घंटा पहले नित्यानंद राय और मैं एक ही गाड़ी में बैठा हुआ था, बहुत सी बातें भी चल रही थी, लेकिन मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं मिली कि फाइनल क्या हुआ है। और नित्या जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि अरविंद जी बात चल रही। तो अभी तक का जो सही आकलन है यही है कि बात चल रही है और एक सेफ ले चुका है। अब इब्बट की नहीं, और 11 तारीख को लगभग जैसा उनका कहना था कि 11 तक हम घोषणा कर देंगे इस फेज की कौन कहाँ लड़ेगा। तो बहुत समय नहीं है, इसलिए नहीं करकेगी मुकेश जी। बिल्कुल। लेकिन नित्या जी साथ थे, मैं साथ था। हम लोग का देखिए सहज है, इसमें कोई गर्जन हो रही है, पर वो जो ये जो परसेप्शन देखिए हम लोग से ज्यादा मीडिया को भी पता चल जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उनके बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। थोड़ी जीत फंसी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है, और उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि पहले एक ही दल था जिसमें लोजपा 2 बटे हैं। अब उसमें ज्यादा कौन लड़े कम लड़े बस वहीं तक सीमित है। सीटों कौन कहां से लड़ेगा लगभग तय है, और हमें लगता है कुछ तो बताइए सर, हमारे दर्शकों को कुछ नया, कौन कहां से लड़ेगा कुछ तो बताइए। नहीं, ये जानकारी तो हम लोग को मिलती नहीं। सही बात है कि हमारे आला नेतृत्व जब तक कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली, बहुत सारी आप तो समझ रहे हैं। अशोक चौधरी को जमुई लड़ने की भी बात चल रही है। तो मनोज लाल जी, क्या आपको कोई जानकारी कितनी सीटें? आप लोग जो 13 सीट बोल रहे हैं कि 13 सीट बदली भी हो रही है, जेडी बिल्कुल बदली भी हो रही है। बिल्कुल
जेडीयू के पास मुझे लग रहा है कि 15 सीटें शायद जेडीयू के खाते में आ रही है, क्या ये सही है? 15 सीटें पर जेडीयू लड़ेगी, 2 सीटें छोड़ रही हैं। 14 भी हो सकता है। देखिए क्या सीट आ रही है और क्या छोड़ा जा रहा है, इसकी जानकारी तो जब ये लोग आपस में बात करेंगे तभी होगी। और किसको कहां से मिलेगा, सबसे पहले तो कौन सीट जदयू लड़ेगी, कौन सीट बीजेपी लड़ेगी, कौन सीट एलजेपी मांझी जी लड़ेंगे, कौन सीट एलजेपी लड़ेगी, कौन सीट उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ेंगे, ये सबसे पहले क्लियर होगा तब ना हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हमको जमोई मिलेगा तब हम बता सकते हैं कि इस पर हमारे कौन कौन उम्मीदवार हैं। और यहाँ अभी मछली पानिये में है और कई जगह उसको टुकड़ा कर दीजिए मुकेश जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। अगर मीडिया के खबरों के अनुसार हमें 13 सीट मिल रही है तो 13 सीट कौन मिल रही है ये हमारे सामने आएगा। 2 सीट तो मैं आपको बता सकता हूं, किशनगंज और पूर्णिया, किशनगंज और पूर्णिया जो है वो जेडीयू के खाते में है। और भी हमारे पास बिल्कुल जो कंफर्म हो जाएगा तो हम बता देंगे, आप बाद में फोन करके पूछ लीजिएगा। पूर्णिया होगा तो वहां पे हमारे मैं अचरज में हूं कि भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सब नाम के आगे मोदी का परिवार लगा देंगे तो आपको पारिवारिक बात पता रहेगा। आप सिर्फ नाम के आगे लगा नहीं, भाजपा की मजबूरी भी है ना, जब तक ऑफिशियल नहीं होता है भाजपा में डिसिप्लिन है, वो जब तक ऐलान नहीं होता है तब तक बोला नहीं जाता है। मुझे लग रहा है कि अरविंद जी को पता सब कुछ है, लेकिन शायद अरविंद जी नहीं बोलेंगे क्योंकि पार्टी का अनुशासन है, तो उसके हिसाब से नहीं बोलेंगे। वक्त एक छोटे बार फिर से हम मणिशंकर पांडे जी के पास जाएंगे। मणिशंकर जी, क्या प्लान है एनडीए के पास? वो तो सबको क्लियर पता चल गया, लेकिन चिराग जी के मामले में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अगर एनडीए के साथ उनके हिसाब से सहमति नहीं बनती है, उनके हिसाब से फैसला नहीं होता, यानी हाजीपुर की सीट उन्हें नहीं मिलती जिसके लिए वो दावेदारी कर रहे हैं, अगर 6 सीट मांग रहे हैं, अगर 6 सीट भी नहीं मिलती या कम मिलती है, लेकिन हाजीपुर की सीट जो है उस पर पेच फंसा हुआ, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या 2020 की तरह चिराग पासवान एकला चलो की राह पे चलेंगे? देखिए मुकेश जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी 2 दिन पहले चिराग पासवान जी आदरणीय नड्डा जी से मिले थे और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त इस बात की थी कि हम लोग छोटे दल के लोग हैं, हम लोगों के जल्दी डिसाइड कर दिया जाए तो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा करके काम करना शुरू कर दें। विलम्ब होता है तो छोटे दल के लोगों को परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में नड्डा जी से उनकी बात हुई और कहीं कि आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में तमाम न्यूज छपने लगा था, 2 दिन से सब न्यूजों में आने लगा था। हम संभावनाओं से तो इनकार नहीं करते हैं, बिल्कुल, लेकिन नड्डा जी ने जो आश्वासन दिया, उन्होंने जो बात कही कि चिराग जी आपको परेशान होने की बात नहीं है, जो बातें आपसे तय हुई हैं उस पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इस बात को तय कर दिया जाएगा कि आप लोगों को कहाँ से चुनाव लड़ना है, कितनी सीटें आपको मिलनी है। जो आपने पहले कह रखा है उस पर पार्टी पूरी तरह से सहमत है। मैं आपसे ये तरह जरूर कहना चाहूंगा कि सीटों के सहमत में, क्योंकि इसमें कई पार्टी के नेता आए हुए हैं, आदरणीय नीतीश जी भी इसमें आए हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी से चिराग जी का किसी तरह का कोई नहीं, उनका पांव छू करके उनको प्रणाम करते हैं, तो इस तरह का कोई मतभेद नहीं है। बात यह है कि वहां पर हमारे लोगों की बात है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार का विकास होना चाहिए और हम एनडीए के लोग मिलजुल करके बिहार का विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अग्रणी राज्य में बिहार उठ करके आवे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, देश के और राज्य हैं उस तरह से आवे और हम सब लोग मिलजुल करके एनडीए को मजबूत करें और प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करें। बिल्कुल। जहां तक सवाल बार बार उठाया जाता है हाजीपुर का, तो निश्चित तौर पर हमारे पास इच्छा है और उन्होंने पहले इस बात को कह रखा है कि वो हमारे पिताजी का सीट है, वहां से चुनाव लड़ते थे, हम उनके पुत्र हैं, उनके बचे हुए काम को हम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम हाजीपुर में हमारी पार्टी का कोई ये तो सब हाजीपुर वाला तो एक चीज में आपसे ये भी बातें उनके सामने हम लोगों ने रखा है जी, और उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह का कोई संकट नहीं लेने की जरूरत है, ये हम लोग पार्टी में बैठ करके तय कर रहे हैं और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
मतलब ये लड़ाई चाचा भतीजे के बीच में, पारस और चिराग जी नहीं, के कोई बीच। चाचा भतीजी की लड़ाई नहीं है मुकेश जी। पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, और उनको इस बात का विश्वास है कि हम अगर हाजीपुर के सीट को, पिताजी के बचे हुए काम को शायद जितनी मजबूती से कर सकते हैं, शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पूरे भारत में चिराग पासवान का रिकॉर्ड नंबर 1 पर है। मैं कह रहा हूं कि जहां पर दूसरे, हाजीपुर से मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो प्रेजेंट MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया है। वहां पर वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं जो चिराग वहां जाकर के पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल। इसलिए हाजीपुर में हमारे पार्टी का ही कोई चुनाव लड़ेगा। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है चिराग जी का, जिसका कि हमारी प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कहा है कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो आप लोगों को चिराग जी से सीखना चाहिए। ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था। बिल्कुल। तो ये चिराग जी को है कि हम अपने पिता के काम को पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमको हाजीपुर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात उन्होंने हाईकमान को बता रखा है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल, चूंकि समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट भी लूंगा अपने सारे मेहमानों से। क्या रीना पासवान जी भी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, और जब हमारा टिकट सब फाइनल हो जाएंगे तो बिल्कुल आवाज काट के उसको तय करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। वो बार बार कहने के बाद भी अभी वो चुनाव में आना, राजनीति में नहीं आना चाहती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट के लिए मैं जाऊंगा सैफ अली साहब से मैं शुरुआत करूंगा। सैफ जी, क्या आखिरी कमेंट क्या कहें? क्या दरवाजा खोल के रखे हैं? अभी भी उम्मीद है कि चिराग आएंगे आपके पास? नहीं, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने तो नीतीश कुमार के बारे में अभी भी एक हफ्ता पहले कहा, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है, खुला ही रहेगा। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं, हमारे रामविलास पासवान जो हमारे पार्टी के पुराने सदस्य रहे, जनता दल के संस्थापक में रहे, हो उनके बेटा अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो दरवाजा तो हमारा लालू जी ने सबके लिए खोल के रखा है। लेकिन ऑफर हमने अभी कुछ नहीं दिया। वो 5 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, 1 राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं। 1 राज्यसभा की सीट शायद अपनी मां के लिए मांग रहे होंगे। बातें कहां से हो गई? अगर आप ऑफर दे दिए तो ये बातें कहां से हुई? मणिशंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से मणिशंकर जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब जो बात कर रहे हैं, हाँ, वो मतलब मैं उनकी बात को इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि अभी उन्हें इस तरह से आशा लगा, मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और रास्ता एक दूसरा भी जो है तलाशा जा रहा है। ठीक है, मनोज जी के पास। मनोज जी, आखिरी कमेंट बता ही दिया साहब ने, आपने भी उस पर अपनी मुहर लगा ही दी। जी मनोज जी, आखिरी कमेंट। देखिए, जब हम देश के विकास की बात करेंगे, देश के व्यवस्था की बात करेंगे, राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र और पूरे विश्व में एक अच्छे शक्ति के रूप में प्रचारित करना पड़ेगा, तो हमें इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना होगा। इसके लिए जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है सर, वाइंड अप करने के लिए बोलना मैं 30 सेकंड में चाहूंगा जल्दी से। अरविंद जी उसके बाद 10 सेकंड में। जी बोलिए अरविंद जी। हमारे विक्ट्री 40 सीट पर हो, यही हो, और दिल्ली और बिहार की एक लाइन हो, डबल इंजन की सरकार हो, और बिहार का विकास जो रुका हुआ था, बिहार में तो सर डबल इंजन की सरकार तो है ही, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार तो आने वाला जो चुनाव है आने वाले में भी होगा, उसके साथ भी है। बिल्कुल। अविनाश जी 10 सेकंड, समय की कमी है। बिल्कुल 3 मिनट लूंगा। पहला सवाल आपका रीना जी के बारे में था, वो रास्ता जा रही है। दूसरा सवाल, जो 4 सीट इनको मिलेगा, चिराग को मिलेगा, 2 सीट उनके चाचा को मिलेगा, यही आप तय है। और तीसरी बात ये कि जो यंगस्टर की जो नेताई कर रहे हैं चिराग, उसमें जो बातचीत हो रही है नड्डा जी से और अमित शाह जी से या प्रधानमंत्री से, उसमें यही कहा जा रहा है कि आप यंगस्टर के नेता है, अपने आप को वर्ग में और क्षेत्र में सीमित मत कीजिए। बिल्कुल। चिराग पासवान किसी खास वर्ग विशेष के नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के नेता है, युवा के नेता है। उनकी 2020 में मैंने देखा है, उनको मैंने कवर किया है, पूरे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उनको लोग मानते हैं। और जिस तरीके की भीड़ मैंने उनके साथ देखी है, युवाओं का समर्थन जिस तरीके से उनको मिल रहा है, उसे बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल हमसे
जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका, अविनाश जी आपका, मनोज लालदास जी आपका, सैफ जी आपका और मणिशंकर पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें साझा की। लेकिन एनडीए का जो पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान को लेकर के, वो पेच अभी फंसा ही रहेगा जब तक, हालांकि 11 तारीख की जो डेडलाइन है वो 11 तारीख की डेडलाइन दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 11 तारीख से पहले जो है ये के बाद जो है या 11 तारीख तक जो है ये मामला तय हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान जो मांग रहे हैं वो इतनी आसानी से जेडीयू या जो उनके जो चाचा जो पशुपति पारस है वो इतनी आसानी से उन्हें देने वाले नहीं है। लेकिन बीजेपी का साथ उन्हें मिल रहा है और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता नहीं है बिल्कुल कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाए, और यही एनडीए के लिए भी अच्छा होगा, यही चिराग के लिए भी अच्छा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।